तो वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है और इससे जुड़ी जो तमाम बड़ी बातें थी वो भी यहाँ पर मंत्रियों की ओर से समझाई गई है। और किरेन रिजिजू ने खुद कहा है कि ये किसी भी तरीके से उनके संघीय ढांचे पर कोई हमला नहीं है, जबकि गरीब और मुसलमानों और पिछड़ित लोगों के लिए ये खास तौर पर इस बिल को लाया गया है ताकि उनसे ज्यादा उनको फायदा मिल सके। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर नितेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले नितेंद्र जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए बिल पेश हो चुका है और किरेन रिजिजू अब वो सारी तमाम बड़ी बातों को उन्होंने समझाया कि आखिर ये कैसे मुस्लिमों के हित में है और कैसे ये मुस्लिमों के सुरक्षा के अधिकारों का हनन नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भारत ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा वक्फ के नाम पर संपत्तियां है और संपत्ति अगर है भी तो उसका ऑडिट क्यों ना हो, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है और देश उनको याद रखेगा जो भी इनके समर्थन में था और जो भी इनके विरोध में था। जी धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार गुमराह करती है पूरे देश को। और आपको एक बात महत्वपूर्ण बताएं, जैसे कि अभी ये बार बार कह रहे हैं कि वक्त के पास रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे बड़ा लैंड बैंक है। तो देखिए, उसमें से ये तो सबको पता है कि उनमें से कितनी जगह कब्रिस्तान की हैं, कितनी जगहों पे ईदगाह हैं, कितनी जगह पर मस्जिदें बनी हैं और इसके अलावा जो जगह है उनमें कहाँ कुछ विद्यालय, उनके मदरसे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जो मेन मंशा है वो वक्त पर सरकार अपना दखल करके, जैसे कि रेलवे को इन्होंने बेच दिया, बीएसएनएल को इन्होंने बेच दिया, डिफेंस का निजीकरण करके वहां की जमीनों को बेच दिया। इसी तरीके से वक्त की जो संपत्तियां हैं उसको विवादित करना और उसको अपने मित्रों को बेचना, ये मूल मकसद है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का वक्त का, मुसलमानों के हित का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अभी एक प्रवक्ता मेरे साथ दूसरे वो हित के लिए ये छोटे गरीब मुसलमान जो हैं उनको बड़े बड़े जो माफियाओं ने कब्जा कर रखा है तो उनकी जमीनों को छीन करके और छोटे मुसलमानों को दे दिया जाएगा। ये तो उसी तरीके की बातचीत हो गई जैसे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये जो कहा करते थे 2014 से पहले कि हम आएंगे तो तमाम पूंजीपतियों का, तमाम नेताओं का, तमाम कालाबाजारियों का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है और हम उस विदेश से उस पैसे को, काला धन को वापस मंगाएंगे और सबके खातों में 15-15 लाख रुपए डाल देंगे। वो एक जुमला साबित हुआ। बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कह दिया वो तो एक चुनावी जुमला था। ठीक उसी तर्ज पर ये मुसलमानों को गुमराह करके, लोगों को बरगला करके, जैसे कि अभी देखिए, अभी भी किरेन रिजिजू जी कहने लगे कि हमारा उसका मस्जिद से कोई मामला नहीं, उनके धार्मिक क्रियाकलापों से कोई मामला नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जितनी भी रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं, वो कह रहे हैं जितनी भी रजिस्टर्ड संपत्तियां हैं उनमें कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। इसके अलावा भी बड़े पैमाने पर कई ऐसी चल और अचल संपत्तियां भी है नितेंद्र यादव जी। और आप ये समझिए कि अगर कोई एक शख्स वक्फ में अगर दान करता है, किसी भी एक जमीन के किसी भी एक टुकड़े को दान करता है, तो उसका ब्यौरा तो होना चाहिए कि आखिर कहां से कैसे आगे ट्रांसफर हुआ। लेकिन जब ही नहीं पता रहेगा तो फिर आगे के क्रियाकलाप कैसे होंगे? निश्चित रूप से मैं भारत यही तो कह रहा हूं कि ये तो आज भी इसमें तो न्यायालय है, इस पर अमेंडमेंट हो चुका है 2013 में। जो ट्रिब्यूनल से मामले जाते हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उस पर बाकायदा फैसले होते हैं। यही तो सरकार का काम है। जो संपत्ति जिसका ब्यौरा वक्त के पास नहीं है तो वो तो अवैध कब्जा हो गया और अवैध कब्जे को लेना तो सरकार के नियम के अंतर आता है। इस पे कहां संशोधन की जरूरत पड़ रही, कहां बिल की जरूरत पड़ रही? ये तो सरकार का आज भी अधिकार है। मैं कह रहा हूं ये मेरा घर है और इसके में बोलिए रजिस्ट्री है, ये मैंने यहाँ से खरीदी थी, ये मेरे पिताजी से प्राप्त हुई थी, मेरे दादा नाना से प्राप्त हुई थी। उसका अगर मैं किसी सरकारी जमीन पे कब्जा करके घर खड़ा कर लेता हूँ तो ये अगर मैं उसके पेपर नहीं दिखा सकता तो ये तो आज भी नियम है कि सरकार जब चाहे ले लेगी, बुलडोज कर देगी, गिरा देगी। ये तो अवैध कब्जे का मामला है। यहाँ पर ये बिल की कहाँ जरूरत पड़ गई? लेकिन उन्हीं नियमों को तो जटिल बना दिया गया था ना 2013 में। और वही तो अभी ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के अगर फैसले से आप सहमत नहीं होंगे तो आप फिर
अदालत का यहाँ पर रुख कर सकते हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। शहाबुद्दीन रिजवी जी, आपके पास यहाँ पर आते, मैं लौटूंगी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए बिल पेश हो चुका है, कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ लोग इसका विरोध करें, लेकिन जो मूल रूप है वो कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है और मुस्लिमों के खिलाफ इस बिल को लेकर आया गया है और ये सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए मोहतरमा, ये जो वक्फ संशोधन बिल है पार्लियामेंट में पेश हो चुका है और किरण रिजिजू जी ने बहुत वजाहत के साथ स्पष्ट उन्होंने बहुत सारी बातें कह दी हैं और अब चर्चा हो रही है। ये काफ़ी देर चर्चा चलेगी, देर रात तक चर्चा चलेगी, उसके बाद में पास होगा और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पास हो जाएगा और ये पास होने के बाद में भारत के गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों की जिंदगी में इनकलाब आने वाला है और ये बिल बिल्कुल उनकी सामाजिक तौर पर इनकलाब लेकर के आएगा। जो काम अब तक वक्फ बोर्ड नहीं कर रहे थे वो काम इंशाल्लाह अब इस वक्त संशोधन बिल के बाद में जब वक्फ बोर्डों का गठन होगा और ढांचा तैयार होगा तब फिर ये इस तरीके से काम होगा। क्योंकि अभी देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 11 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में उन्होंने जो बातें कही वही बातें जो लोगों को गुमराह करने वाली हो, भड़काने वाली और उत्तेजना फैलाने वाली बातें हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि CAA जब कानून आया था, अभी 2 साल पुरानी बात है, तो कितना शोर शराबा था हिंदुस्तान में, जगह जगह धरने प्रदर्शन थे और पॉलिटिकल पार्टियां और ख़ास तौर पर मुस्लिम तंजीमों में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इसके अलावा इनके साथ साथ में इनकी जो प्रॉक्सी तंजीमें हैं, इन लोगों ने मिलकर के पूरे भारत में शोर मचा दिया था और ये अफवाह फैलाई थी मुसलमानों के दरमियान कि ये कानून अगर लागू हो गया तो मुसलमानों की शहरियत को यानी नागरिकता को छीन लिया जाएगा। उस वक्त भी मैंने इस बात को बार बार मैंने रिपीट किया था और मैंने कहा था कि ये कानून जो है शहरियत छीनने वाला नहीं है बल्कि शहरियत देने वाला कानून है। शहरियत को प्रदान करेगा, नागरिकता देगा। इसका शहरियत को छीनने से कोई लेना देना नहीं है और ये वही तस्वीर फिर अभी देखिए निकल के आ जाएगी। अभी जो लोग हैं मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के लोग, ये जो समझ रहे हैं, जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और मुसलमान इस बात को उनकी बातों में आ जाता है कि जैसे डराने धमकाने की बात हुई कि अगर ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, इस पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। लौटूंगी मैं आपके पास।